डिटेल वाइज उसका सोल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या के बारे में अपना पूरा टॉपिक है तो थोड़ी सी हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि संख्याओं के प्रकार में हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम 6 क्लास में रूबरू होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्राकृत संख्या जो हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर ले संख्याओं के बारे में, तो ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कहते हैं कि संख्याओं के प्रकार में संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो संख्याओं के प्रकार में हम देखते हैं तो संख्याएं जो है संख्याओं के पहला प्रकार जो आता है वो होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना संख्याओं के बारे में, ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊँगा और कोशिश करूँगा कि इसका एक अलग से डिटेल्स वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर इनफाइट 9 तक जाती है, वो सभी संख्या मेरे इसके अंदर आती है। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं मेरे पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। फिर तीसरी संख्याएं होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है दोस्तों? तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में अनंत की ओर बढ़े, अनंत की ओर जाए, वो सभी संख्याएं मेरे कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। दोस्तों ये तो है पूर्णांक पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या के अंदर अगर मैं ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ देता हूं तो मेरे बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। ये भी क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये होती है पूर्णांक संख्याएं। ये चीज़ें हम 7th क्लास तक पढ़ते हैं और 8th क्लास में पहली बार हम जो है परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। और P और Q दोस्तों क्या है यहाँ पर? P और Q जो है दोस्तों वो मेरे पूर्णांक संख्या है। क्या है? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का मान थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी P और Q कुछ भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। ठीक है, P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई दोस्तों कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों अगर देखो Q का मान अगर 0 होगा तो क्या होगा, पहले वो समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि P का मान मेरे 2 है और Q का मान 0 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 का भाग 2 में लगाना है दोस्तों, है ना। 0 का भाग किस में लगाना है? 2 में। जब किसी भी संख्या में जब 0 का भाग लगाते हो तो उसका मान आता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, तो अपरिभाषित आपको उसका मान मिलता है। तो अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई नंबर पूछता हूँ ये कितना है, तो आप फटाक से बता दो कि ये 300 है, 300 है। मैं आपसे पूछूँ ये कितना है, आप बता दो कि 10 है। मैं आपसे पूछूँ ये कितना है, आप बता दो कि 5 है। तो आप इन नंबर को परिभाषित कर पा रहे हो, इन नंबर को आप बता पा रहे हो कि ये इतने नंबर हैं। तो जब 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हो तो उसका मान अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है, जिसका मतलब होता है कि आप उस संख्या को परिभाषित नहीं कर पा रहे हो, आप उस संख्या को नहीं बता पा रहे हो कि वो संख्या क्या है। इसलिए चूंकि हम पढ़ रहे हैं संख्याएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में जो है परिभाषित होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। इसलिए Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या नॉर्मल सा जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो क्या नहीं है? जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हो, वो सभी संख्या हमारे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जो परिमेय नहीं है। कौन कौन सी संख्या हो जाएगी एग्जाम्पल के तो देखो, तो जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं जिनका हम पूर्ण वर्ग या जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो सभी संख्या इसके अंदर आ जाती है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया,
10 हो गया, ये सभी संख्याएं अपने इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनका देखो एग्जिट कुछ न कुछ मान होता है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि सर ने √4 क्यों छोड़ा, √4 भी तो होता है। देखो तो √4 जो है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ, इसका वर्गमूल आता है 2, इसका एक परफेक्ट मान मिल रहा है, इसलिए √4 क्या नहीं है दोस्तों, परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है ना। उसी प्रकार √9 जो है वो भी अपरिमेय संख्या नहीं है, √9 नहीं है, √16 नहीं है, क्योंकि इनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और परफेक्ट नंबर मिलेगा, है ना, इसलिए ये क्या नहीं है दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब ये जो संख्या है, जैसे मैं कहता हूँ √2 का भी कुछ न कुछ तो वर्गमूल होता होगा, ठीक है। तो √2 का जो वर्गमूल होता है 1.414 ऐसे कुछ इसका होता है। जब आप भाग विधि से इसका मान निकालोगे तो ये √2 जो है ये लगभग इसके बराबर हम मानते हैं। तो अब ये जो संख्याएं हैं या ये जितनी भी संख्याएं जो जब इनका वर्गमूल भाग विधि से निकालोगे तो इनका मान अशांत अनावर्त में मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब भाग विधि से आप निकालोगे तो इनका मान एक तो रिपीट नहीं होगा पॉइंट के बाद और इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा। इसीलिए अब जैसे मैं कहूँ कि आगे क्या है, तो इसको मैं पॉइंट हटाता भी हूँ ना, तो इसको मैं क्या नहीं लिख सकता दोस्तों, वापस बट्टे के रूप में नहीं लिख पाऊंगा ना। अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट हटाया मैंने, इसको बट्टे में लिखूँ, तो मुझे नहीं पता कि पॉइंट के बाद कहाँ ये भाग खत्म हो रहा है, कहाँ ये भाग रुक रहा है, ठीक है। इसलिए मैं अपोन में इसको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकता, कितना जीरो लगाऊँ नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए दोस्तों √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या है। उसी प्रकार √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, इन सबका भी जो मान होता है वो परफेक्ट नहीं मिलता है, पूर्ण संख्या में नहीं मिलता है, इसलिए ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। संख्या के बारे में नॉर्मल से डिटेल से बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके सारा का सारा, ठीक है। फिर अगली संख्याएं जो है हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, जो अपना टॉपिक है 10th क्लास के अंदर, है ना। वास्तविक संख्याएं, ये सारी चीज़ें हम अपरिमेय संख्या तक 9th क्लास तक पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएगी, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, यानी कि मैं कहूँ अपरिमेय और परिमेय, इन दोनों को सम्मिलित रूप से मैं क्या कहूँगा, वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, इन सबको मिला के क्या बन जाएगी दोस्तों, हमारी वास्तविक संख्या बन जाएगी। यानी जितनी भी अपरिमेय संख्या है या फिर जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी संख्याएं हमारे वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उत्तर देना कोशिश करना, कमेंट करना। तो मैं कहता हूँ कि जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत जो है क्या पूर्ण है, तो बिल्कुल है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है। फिर मैं आपसे पूछूंगा सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या है, तो वो भी है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या और जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी संख्या हमारी पूर्णांक संख्या के अंदर भी आती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं जो है वो मेरे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है या नहीं है। कौन कौन सी पूर्णांक संख्या थी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आगे बढ़ रहा है ना, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सभी नंबर जो है वो मेरे परिमेय संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन में 1 बट्टे में 1। सभी संख्याओं के नीचे क्या लगा सकता हूँ मैं, 1 लगा सकता हूँ। 1 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 का भाग आप किसी भी संख्या में दो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वही मिलेगी, ठीक है, वही मान मिलेगा। तो इसको आप ये बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। इसलिए ये सभी संख्याएं पे क्या हो जाएगी, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं या जितनी भी पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्या, उन सभी को मैं p/q या p बटे के रूप में लिख सकता हूं। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, मेरे परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी संख्याओं के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। अब कुछ संख्याएं और दूसरे प्रकार की और भी होती हैं, जैसे हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती है वो भी देख लो। सम संख्या या फिर इवन नंबर, है ना। क्या होता है इवन नंबर या सम संख्या, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 का पूरा भाग उसमें जाता हो, तो वो सारी संख्याएं हो जाएगी मेरे सम संख्याएं। 2 से विभाजित हो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 हो गया, 2 का भाग 2 में जाता है, 2 का भाग 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में जाता है, 10 में जाता है, 12 में जाता है,
और 14 जाता है, 16 में जाता है, 18 में जाता है। ये सारी संख्याएं जो क्या आ जाएगी इसमें सम संख्या में आ जाएगी, क्योंकि इन सभी संख्याओं में क्या होता है 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, भाग लगता है। फिर हम पढ़े विषम संख्या, जैसे हम ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो सम नहीं है, ओड नंबर है ना, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो सारी संख्याएं हमारे इसके अंदर आ जाएगी। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन में? जो संख्याएं 2 से विभाजित, विभाजित का मतलब होता है कि भाग जाए या न जाए, विभाजित न हो। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों? विषम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या कहलाती हैं। तो सम और विषम मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी चीज़ समझ में आ रही होगी। जोड़ने का प्रयास कीजिएगा चीज़ों को, किस प्रकार से चीज़ें होती है। फिर दूसरे प्रकार की एक और संख्या हम पढ़ते हैं, भाज्य संख्या, जो हमारी प्रश्नावली 1 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ना। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य मतलब थोड़ा सा देखें तो भाज्य का मतलब जैसे भाग जाए। अब भाग किस किस का जाए? तो एक तो देखो एक का, एक व स्वयं, स्वयं मतलब खुद, एक व स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का उसमें भाग जाए। दूसरी संख्या का उसमें अगर भाग जाता है, या वो संख्या किसी दूसरे नंबर, एक व स्वयं के अलावा भी अगर वो संख्या किसी दूसरे नंबर से विभाजित होती है, तो वो मेरे कौन सी संख्या कहलाती है? दूसरी संख्या। क्या लिखा? एक व स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का उसमें क्या जाए, का उसमें भाग जाए या विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा और डिटेल से समझे क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन यूँ कह रही है कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भाग जाए, खुद का खुद में जाए, और इन दोनों के अलावा भी किसी तीसरी संख्या से अगर विभाजित होती हो, या तीसरी संख्या को उसमें और भाग जाए, तो हमारे भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से समझें, जैसे मैं कहता हूँ 4। अब 4 डेफिनेशन के अनुसार एक का भाग तो सब में जाएगा, खुद का भाग खुद में हमेशा जाएगा, तो ये डेफिनेशन तो हमेशा सबके लिए सत्य है। एक का जाएगा, खुद का खुद में हमेशा जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई एक दूसरी संख्या और है? एक संख्या हो या एक से ज़्यादा संख्या हो, अपने को एक भी संख्या अगर ऐसी मिलती है जिसका भाग उसमें जाए, तो वो हमारे भाज्य संख्या के अंदर काउंट होगी, भाज्य संख्या के अंदर गिनी जाएगी। तो जैसे एक हो गया, स्वयं खुद हो गया, 4 का भाग 4 में हमेशा जाएगा, एक का भाग किसी भी संख्या में तो हमेशा जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई संख्या है? तो बिल्कुल है, वो है 2। तो 2 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 4 क्या बन गई दोस्तों? भाज्य संख्या बन गई। ठीक है, तो भाज्य संख्या हम देखें, क्या 2 जो है भाज्य संख्या है? नहीं है। 3 है? नहीं है। तो 4 हो गया। क्या 5 है? नहीं है। क्या 6 है? 6 है, क्योंकि 6 में देखोगे आप एक का जाएगा, स्वयं का जाएगा, इसके अलावा और भी कौन सी संख्या? 3 है और 2 है। ये 2 संख्या और मिल रही है जिसका भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 6 कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 6 है ना, 6 सॉरी, तो 6 भी मेरे कौन सी संख्या में काउंट होगी दोस्तों? भाज्य संख्या के अंदर। फिर 7 देखें तो 7 में अगर आप देखोगे एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, क्या इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता हो? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए 7 मेरे भाज्य संख्या नहीं है। फिर 8 देखो, क्या 8 मेरे भाज्य संख्या है? तो बिल्कुल 8 है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक का भाग जाएगा, खुद का खुद में जाएगा, इसके अलावा भी कोई एक भी नंबर आपको मिल रहा है क्या? तो वो है बिल्कुल, वो है 2 हो गया, वो 4 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का भी 8 में भाग जा रहा है, इसलिए ये 8 भी क्या हो जाएगा दोस्तों? भाज्य संख्याएं हो जाएगी। 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 मिल जाता, 14 हो गया, फिर 15 हो गया,
तो ये सारी संख्या इसके अंदर आएगी। थोड़ा सा जो है आपको सम संख्या और भाज्य संख्या में कहीं ना कहीं जो है डाउट होता है कि भाज्य संख्या क्या है और सम संख्या क्या है, तो इसमें डाउट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। भाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी उसमें भाग जाता हो, वो मेरी संख्या हो जाएगी भाज्य संख्याएं। फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो अगली संख्या को अभाज्य हो जाएगी अभाज्य। अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं है, पर भाज्य की डेफिनेशन क्या कहती है? एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का उसमें भाग नहीं जाए, दूसरी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता हो, तो कौन सी संख्या कहलाएगी वो? तो वो संख्या कहलाएगी मेरे अभाज्य संख्याएं। थोड़ा सा इसको नया कर लेते हैं ना, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो समझ में आ रही होगी। एक थोड़ा पेज को नया ले लेते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा होगी? जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता हो, वो मेरे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल से कहूँ, 2 हो गया, 2 में आप देखोगे एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 3 हो गया, एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। फिर 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 का भाग जाता है। एक व स्वयं के अलावा भी ऐसी संख्या है 2 जिसका भाग जाता हो। फिर मैं कहता हूँ 5 हो गया, एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। फिर मैं कहता हूँ 7, एक व स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। फिर मैं कहता हूँ 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11, एक व स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? मेरे अभाज्य संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही होगी, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो है कोशिश करूँगा कि जैसे एक सबसे कमज़ोर बच्चा जो होता है ना, वो किस प्रकार से समझ सकता है, वो मैं बंद करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोशिश करूंगा कि मैं सारे जो NCERT 10th क्लास का हो गया सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर लाइव आके दूं, और चीज़ें इसी प्रकार से चलती रहे, ठीक है। तो ये हमारे होगी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं। सारी संख्याएं हमने पढ़ ली। एक संख्या थोड़ी से और पढ़ लेते हैं, आगे हमारा वो भी काम आने वाली है। वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसमें केवल एक का ही भाग जाए, केवल एक का ही भाग जाता हो, या फिर यूं कहूं ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक क्या है दोस्तों? इनका HCF 1 हो, वो सभी संख्याएं मेरे इस संख्या के अंदर, सहभाज्य संख्या के अंदर काउंट होती है, गिनी जाती है। एग्जाम्पल की जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं कहता हूँ 2 और 3, तो 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो उसका एलसीएम जो आता है हमेशा कितना आएगा? सॉरी, HCF जो आएगा कितना आएगा दोस्तों? HCF ऑफ 2 and 3 कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 2 और 3 में एक के अलावा कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित करती हो, यानी कि एक का ही इसमें भाग जाना चाहिए। और मैं एग्जांपल लूँ, 6 हो गया, 7 हो गया, ये भी दोनों क्या हैं? सहभाज्य संख्या हैं। क्यों है सहभाज्य संख्या? क्योंकि इनका HCF 1 आएगा। क्यों है ये सहभाज्य संख्या? क्योंकि इसमें एक का ही इन दोनों में भाग जाता है, साथ में जाता है ना, केवल एक का ही इन दोनों में भाग जाना चाहिए। और एग्जांपल से अगर देखें, 13 हो गया और 14 हो गया,
ये भी दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। 3 संख्या लेके देख लो, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। इन तीनों में भी आप देखोगे तो केवल एक का ही इन तीनों में भाग जाता है, पूरा पूरा ना, एक का ही इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो इन या फिर यूँ कहूँ कि 2, 3 और 5 के अलावा जो है इसमें केवल एचसीएफ जो आएगा इनका हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं सहअभाज्य संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसमें इसमें जोड़े में होती है ना संख्या। 2 संख्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और भी आगे बढ़ सकती है संख्या, लेकिन अपने जो है 2 या 3 ही संख्या है, तो 2-3 संख्या तक के आप रहो। ठीक है, तो उनका अगर एचसीएफ निकालने पर हमें एक मिलता है तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये सारी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा सा संख्याओं के बारे में था। ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो प्रश्नावली को आपको समझने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्नावली